वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, हीट और कैपिलरी सिस्टम से यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको देखने वाले हैं। इससे पहले जो क्लासेस आई हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग उनको ज़रूर देखिए। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुमार गौरव सर का ऑनलाइन जो ब्रह्मास्त्र बैच है उसका यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कराया जाता है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं उत्प्लावक बल यानी कि बियॉन्ड फोर्स क्या होता है। तो द्रव का वह गुण जो किसी वस्तु के ऊपर की ओर धकेलता है, द्रव का वह गुण जो किसी वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है उसको यहाँ पर बियॉन्ड फोर्स यानी कि उत्प्लावक बल कहा जाता है। सबसे पहले इसके बारे में आर्किमिडीज ने बताया था। इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो द्रव है, किसी वस्तु को यहाँ पर ये मास हो गया, इसको ऊपर की तरफ जो खींचता है बल उसको कहते हैं यहाँ पर बियॉन्ड फोर्स, और नीचे की तरफ यहाँ पर जो है ग्रेविटी लगती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ मान लो तालाब में फेंकी गई, अगर वो डूब गई तो उसमें क्या होगा कि कमी का जो है उसके भार में कमी का आभास होता है, लेकिन होता नहीं है, लेकिन सिर्फ आभास होता है भार में कमी का। ऐसा बताया था आर्किमिडीज के द्वारा। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के समान होती है। जो यहाँ पर इन्होंने बताया कि यह कमी जो होगी होने वाली है भार में, वो होती है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के जो समान होती है। अब यहाँ पर देखते हैं डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी यानी कि घनत्व। घनत्व का फार्मूला है द्रव्यमान अपॉन आयतन यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। तो इससे हम यहाँ पर ये समझ पाते हैं कि अगर वॉल्यूम बढ़ने वाला है तो हमारी जो डेंसिटी यानी कि घनत्व है ये कम होगा, और अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ने वाली है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे कि एक डिब्बा है 1 किलो का, तो उसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है, तो उसका जो मास यहाँ पर वॉल्यूम होगा वो कम होगा, तो वो क्या होगा, ज़्यादा डेंस होगा। अगर उसी एक डिब्बे को किसी 5 लीटर के डिब्बे में खोल दिया जाए तो उसका क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे जो घनत्व है वो भी कम होने वाला है। ऐसे ही मान लो कि यहाँ पर जैसे कि कोई वेट है, ज़्यादा वेट है, अगर मास किसी चीज़ का ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी कम होगी। अगर मास को कम कर दिया जाए तो क्या होगा कि वो उसकी यहाँ पर डेंसिटी कम होने वाली है। अगर मास बढ़ेगा तो फिर डेंसिटी भी बढ़ने वाली है। नेक्स्ट है समुद्र के पानी का घनत्व जल की तुलना में अधिक होता है। जो हमारा समुद्र का पानी होता है ये जल की तुलना में यहाँ पर इसका घनत्व जो है ये ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर नमक जो है ये मिक्स होता है, इसीलिए इसका जो है घनत्व मिक्स होता है। इसीलिए समुद्र के पानी में जो है कोई भी डूबता नहीं आसानी से। यहाँ पर एक जो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि नींबू है, इसका घनत्व क्या है, यहाँ पर नॉर्मल वाटर में तो ये आराम से डूब जाएगा, लेकिन क्योंकि इसका घनत्व नींबू का ज़्यादा है पानी से तो ये डूब जा रहा है। अगर यही नींबू को जो है हम साल्ट वाटर में डालें तो ये आसानी से डूबेगा नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर नींबू का जो घनत्व है ये साल्ट वाटर से कम है, इसीलिए यहाँ पर ये इसमें डूब नहीं रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसका घनत्व अधिक होगा वह हमेशा नीचे होगा। जो चीज़ ज़्यादा घनत्व वाली है यानी कि जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो चीज़ हमेशा नीचे रहने वाली है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि साल्ट वाटर यानी कि जो नमक का पानी है इसका जो घनत्व है ये नीचे है, और यहाँ पर नींबू इसका घनत्व यहाँ पर कम है तो ये ऊपर है। और यहाँ पर क्या है, नॉर्मल वाटर है तो इसका घनत्व कम है, नींबू का जो घनत्व ज़्यादा है तो ये अंदर आ गया इसके। नेक्स्ट है यहाँ पर एक जो है इजराइल, वेस्ट बैंक और जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर पाया जाता है। मृत सागर है क्योंकि यहाँ पर लवणता जो है अधिक होने से मनुष्य लाश की तरह तैरता है। यहाँ पर जो लवणता ज़्यादा है तो मनुष्य इसमें डूबता नहीं और इसके सतह पर ही तैरता रहता है, अर्थात यहाँ पर डूबता नहीं है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर मृत सागर यानी कि डेड सी इसको कहा जाता है। जल का अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि जल का घनत्व अधिकतम कहाँ पर होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि टाइटैनिक, यहाँ पर जहाज एक है, ये पानी के ऊपर तैर रही है। तो इसमें हुआ ये था कि एक इसके सामने आइसबर्ग आया था। तो आइसबर्ग जैसे कि यहाँ पर हिमखंड कोई बड़ा सा है, तो हिमखंड का जो 1/10 भाग है, जैसे ये पूरा हिमखंड हो गया तो इसका 1/10वां हिस्सा जो है ये पानी की सतह के ऊपर होता है, जबकि पूरा और 9/10 भाग जो है ये पानी के अंदर होता है।
तो ये टाइटैनिक जो जहाज जा रहा था, इसने ऊपर का हिस्सा देखा, लेकिन इसको अंदाज़ा नहीं हुआ कि नीचे इससे 9 गुना ज़्यादा नीचे होने वाला है, तो ये जाके बाद में उसमें टकरा गया था, तो और हादसा हो गया था। यहाँ पर क्या है, बर्फ़ पानी पर तैरती है, बर्फ़ जो है पानी पर तैरती है और उसके आयतन का 1/10 भाग सतह के ऊपर होता है तथा 9/10 भाग पानी के अंदर होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, क्योंकि समुद्र में जो चीज़ ऊपर दिखती है जितनी, उसके 9 गुना अंदर वो ज़्यादा बड़ी होती है। अब यहाँ पर हम सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सरफेस टेंशन होता क्या है, जैसे कि ये पानी पूरा भरा हुआ है, इसके ऊपर जो है इसकी सतह जो होती है, इस पर जो टेंशन यहाँ पर होती है, जो तनाव होता है, इसी को हम लोग यहाँ पर सरफेस टेंशन, यहाँ पर पृष्ठ तनाव कह रहे हैं। द्रव के पृष्ठ यानी कि ऊपरी सतह में कम से कम क्षेत्रफल को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इसी को यहाँ पर जो है पृष्ठ तनाव कहते हैं। जिस कारण यहाँ पर तनाव बल उत्पन्न होता है, उसी को यहाँ पर सरफेस टेंशन कहा जाता है। इसका फार्मूला है, सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स अपॉन लेंथ। यहाँ पर जो है फोर्स अपॉन लेंथ होता है। अगर यहाँ पर सरफेस टेंशन या अगर लेंथ हम बढ़ा देंगे, जो ये एरिया से यहाँ पर ये इतना है, अगर इसको हम यहाँ पर और बढ़ाते चले जाएं तो क्या होगा, सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि लेंथ बढ़ने से सरफेस टेंशन कम होने वाली है। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम में बहुत पूछता है। द्रव का पृष्ठ तनाव उस द्रव को फैलने से रोकता है, जो यहाँ पर पृष्ठ तनाव होगा, जिसके कारण यहाँ पर जो सतह है ये इस यहाँ पर इसको जो है बांध के रखेगी, इसी के कारण यहाँ पर क्या होगा, द्रव को फैलने से ये पृष्ठ तनाव जो है ये रोकता है। नेक्स्ट है द्रव का प्रसार। यहाँ पर जैसे कि द्रव का प्रसार जो है अगर ज़्यादा होगा तो पृष्ठ तनाव क्या है, कम होने वाला है। अगर द्रव जो है ये ज़्यादा फैल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका पृष्ठ तनाव जो है वो कम है। अगर हम लोग तापमान को बढ़ाते हैं, कोई चीज़ गर्म की जाती है, तो क्या होता है वहाँ पर, तो द्रव जो है वो फैलने लगता है, जिससे क्या होगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ है हम लोग जैसे गर्म कर दें तो क्या होता है कि वो द्रव फैलने लगता है, तो फिर उसका जो है पृष्ठ तनाव क्या है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल इसके हैं, गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है। जो गर्म सूप होता है ये ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि ठंडा जो है वो अच्छा नहीं लगता है। क्यों लगता है, ऐसा होता है, तो गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है। इसका पृष्ठ तनाव कम होगा, जिससे वह जीभ पर पूरी तरह से फैल जाता है और वो हमको ये सब अच्छा लगता है। क्योंकि गर्म चीज़ आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, गर्म चीज़ हमको अच्छी लगती है और ठंडी चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो गर्म चीज़ है हमारे मुंह में अच्छे से पूरे मुंह में फैल जाएगी और वो हमको स्वादिष्ट लगने वाली है। नेक्स्ट है यहाँ पर, गर्म पानी से कपड़े जल्दी साफ़ होते हैं। आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि यहाँ पर गर्म पानी से जल्दी से कपड़े साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है, तो इसका पृष्ठ तनाव जो है वो कम होगा और कपड़े पर फैलता है। यहाँ पर जो पृष्ठ तनाव कम होगा तो वह कपड़े पर फैलता है। यदि यहाँ पर इसमें साबुन डिटर्जेंट डाल दें तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, और कम हो जाएगा, तो यहाँ पर जल्दी से सफाई होने वाली है। एक और है यहाँ पर, वर्षा की बूंद गोल होने का कारण भी जो होता है ये पृष्ठ तनाव के कारण ही यहाँ पर होता है। ये एग्जाम में पूछता है कि वर्षा की जो बूंद है वो गोल दिखाई देती है, तो किस कारण होता है, तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर जो गंदी नालियाँ हैं जिसमें कि कीड़े यहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं, अगर उस पर कैरोसिन अगर का छिड़काव कर दिया जाए तो क्या होगा कि वहाँ पर जो है मच्छर जो है वो मर जाते हैं, पैदा नहीं होते उसमें। तो ऐसा क्यों होता है, पानी में कैरोसिन डालने से पृष्ठ तनाव कम होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, मच्छर के लार्वा डूबकर मर जाएंगे। अब पृष्ठ तनाव कम है तो चीज़ें फैलेंगी नहीं, तो लार्वा होगा उसी में फंस जाएगा और पानी के अंदर यहाँ पर डूब जाएगा और उसमें मर जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर तनाव यहाँ पर है, कैरोसिन ऊपर डाल दिया तो पृष्ठ तनाव कम हो गया, तो क्या होगा, ये मच्छर जो है नीचे धीरे धीरे अंदर इसके चले जाएंगे, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और मच्छर इसमें डूबकर मर जाएंगे। तो ऐसा इसीलिए किया जाता है। नेक्स्ट है केशिका, तो यानी कि कैपिलरी सिस्टम के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। केश नली में द्रव के चढ़ने और उतरने की घटना को यहाँ पर कैपिलरी सिस्टम कहते हैं। केश नली जो होती है इसमें द्रव के चढ़ने और उतरने की घटना को हम लोग कैपिलरी सिस्टम यानी कि केशिका तो कहते हैं। जो द्रव कांच को भिगोता है वह ऊपर चढ़ता है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि कांच है, अगर उसको भिगो रही है तो वो क्या होगी, ऊपर, इसका मतलब है कि चढ़ रही। जैसे कि पानी है, पानी क्या करता है, जैसे पानी ग्लास में भरा जाए तो वो उसको भिगो देता है, पूरा थोड़ा बहुत पानी उसके अंदर रह जाता है,
तो इसका मतलब क्या है वहाँ पर, तो ये क्या है कि ऊपर उसमें चढ़ने वाली है। जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है तो वह नीचे उतरता है, यानी कि पारा। आप लोगों ने देखा होगा कि थर्मामीटर होता है, तो ये थर्मामीटर कांच में चिपकता तो है नहीं। कि पिछली क्लास में हमने कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स के बारे में समझा था, उसमें हमने बताया भी था कि जो पारा है, ये जो यहाँ पर कैपिलरी जो होता है वो थर्मोमीटर, उसमें चिपकता नहीं है, ऊपर जाता है फिर वैसे ही नीचे भी आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये कांच को जो है यानी कि भिगो नहीं पाएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इससे। जैसे यहाँ पर एक नली बनी हुई है, ये नली है यहाँ पर हो गई आपकी। तो इसमें क्या है कि इसमें हमने किया है पानी भरा है और एक में पारा भरा गया है। तो जब पारा जो पानी जो है, जिसमें अगर आप लोगों ने देखा हो कि जैसे कि इंजेक्शन वाला जो सिरिंज होता है, उसको अगर आप लोग देखे होंगे अगर ध्यान से, तो उसमें अगर आप लोग देखो कि अगर उसको खींचते हैं नीचे की तरफ तो इस टाइप का यहाँ पर बन जाता है, यानी कि अवतल यानी कानकेव टाइप का यहाँ पर शेप बन जाता है। तो सरफेस पर लिक्विड यहाँ पर ऊपर चढ़ेगा। अगर सरफेस पर जो लिक्विड है वो इस टाइप से यहाँ पर चढ़ता है ऊपर पानी जब होता है। लेकिन जब यहाँ पर पारा है, जैसे कि थर्मोमीटर आप लोग देखे होंगे अगर कभी, तो थर्मोमीटर में अगर इस टाइप से यहाँ पर नीचे को उतरता है और यहाँ पर उत्तल लेंस यहाँ पर बनता है और ये उभरा हुआ यहाँ पर रहता है। सरफेस पे लिक्विड यहाँ पर नहीं उतरेगा, जो सरफेस है यहाँ पर लिक्विड जो है वो नहीं उतरने वाला है, क्योंकि यहाँ पर चिपकेगा नहीं तो ये सीधे नीचे आ जाएगा। और पानी में क्या होगा कि ये चिपकेगा तो ये इस टाइप से यहाँ पर जाता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैपिलरी सिस्टम के एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछता है। लालटेन में जो बत्ती का तेल से भीगना जो होता है, ये कैपिलरी सिस्टम के कारण ही होता है कि जो बत्ती होती है नीचे से वो तेल में डूबी रहती है और फिर धीरे धीरे कैपिलरी सिस्टम के द्वारा जो हमारा लौ जल रही होती है उसको वहाँ पर तेल मिलता है और वो जलती रहती है। लालटेन में बत्ती का तेल से भीगना कैपिलरी सिस्टम का एक उदाहरण है। दूसरा है तौलिए का एक सिरा भिगोने पर तौलिया का भीगना। आप लोगों ने देखा अगर कोई भी साइड जैसे तौलिया है, उसका एक साइड अगर पानी में डूब जाए तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पूरी तौलिया भीग जाती है। स्याही का फैलना यहाँ पर जो है ये भी हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा कैपिलरी सिस्टम का। जैसे कि पेन जेब में अगर स्याही खुल गई तो फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, पूरे कपड़े को वो भिगो देती है धीरे धीरे। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्षा के बाद किसान का जुताई करना। अब यहाँ पर जो किसान है, वर्षा होती है तो उसके बाद खेतों की जुताई करते हैं। तो ऐसा वो इसलिए करते हैं यहाँ पर कि जो पानी है वो खेत में ही बना रहे, क्योंकि पानी भाप बनकर ना उड़ सके, इसलिए वो लोग खेत की यहाँ पर केस नली को तोड़ते हैं। अगर वो लोग जुताई कर देंगे तो क्या होगा कि केस नली टूट जाएगी और पानी भाप बनकर ऊपर नहीं जा पाएगा और पानी यहाँ पर ज़मीन में ही रहने वाला है। अगर वो जुताई ना करें तो फिर क्या होगा, पानी जो है धीरे धीरे केस नली के द्वारा ऊपर चढ़ता रहेगा और फिर जब धूप ज़्यादा लगेगी तो पानी उड़ जाएगा, तो फिर जो पानी जो होगा वो कम पड़ जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए लोग जुताई कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं श्यानता। यहाँ पर श्यानता देखते हैं यानी कि विस्कोसिटी को देख लेते हैं। श्यानता का मतलब क्या होता है, श्यानता अगर अधिक है तो फिर गाढ़ापन क्या है, ये ज़्यादा होने वाला है। द्रव की गति का विरोध करने का गुण यहाँ पर विस्कोसिटी कहलाता है। द्रव की गति का विरोध करने का गुण विस्कोसिटी कहलाता है, यानी कि श्यानता कहलाता है। द्रव के दो अणु के मध्य संसंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स अधिक होगा तो श्यानता अधिक होने वाली है। द्रव के दो अणु के मध्य सहसंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स अधिक होगा तो श्यानता अधिक होती है। तापमान को बढ़ाने पर श्यानता कम हो जाती है। अब कोई चीज़ जो है वो यहाँ पर ज़्यादा घनी है, श्यानता ज़्यादा है, अगर उसको तापमान दिया जाएगा तो क्या होगा, वो फैल जाएगी धीरे से। तो तापमान बढ़ाने से यहाँ पर क्या है, कोई चीज़ फैलती है और श्यानता उसकी कम हो जाती है। शहद की श्यानता पानी से अधिक होती है, इसलिए वह गाढ़ा होता है। जो शहद होता है इसकी श्यानता जो है ये विस्कोसिटी ज़्यादा होती है पानी से, तो इसलिए जो शहद है वो आसानी से फैलता नहीं है, वो फिर आप लोग देखते होंगे स्टिकी टाइप का रहता है। नेक्स्ट है हीट, इसके बारे में देख लेते हैं। हीट यानी कि ऊष्मा। दो वस्तुओं के मध्य तापांतर होने पर गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण यहाँ पर जो है ऊर्जा कहलाता है। कोई भी एक चीज़ गर्म है और दूसरी चीज़ ठंडी है तो फिर गर्म से यहाँ पर ठंडी की तरफ जो है तापांतर, जब तापांतर होता है तो वहाँ पर जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उसी को हम लोग यहाँ पर ऊष्मा कहते हैं। जब तक दोनों का तापमान समान ना हो जाए तो यहाँ पर ये क्रिया चलती रहती है। कोई भी चीज़ आप लोग देखते होंगे कि अगर एक कोना गर्म किया जाता है तो फिर दूसरा कोना भी धीरे धीरे करके क्या होता है, गर्म हो जाता है। जब तक पूरा गर्म नहीं हो जाता है तब तक वो गर्म होता रहता है। और यहाँ पर जो ऊष्मा का मात्रक है वो होता है कैलोरी, ये पिछली क्लास में भी बताया गया है। और एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, ऊर्जा का संचरण से यहाँ पर क्वेश्चन आता है। ऊर्जा का संचरण
3 टाइप से होता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। 3 टाइप से यहाँ पर ऊर्जा का संचरण होता है। कैसे? चालन यानी कि कंडक्शन, संवहन यानी कि कन्वेक्शन, और विकिरण यानी कि रेडिएशन के द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है। अब यहाँ पर इनको एक एक करके देखते हैं। चालन यानी कि कंडक्शन में क्या होता है? ये होता है हमारा ठोस यानी कि सॉलिड वस्तुओं में यहाँ पर कंडक्शन होने वाला है, तो ये ध्यान रखें आप लोग। जैसे कि यहाँ पर एक सीट रखी गई है, तो इसमें क्या होगा कि जो अणु हैं इसके, ये देखो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें बीच में जो जगह है वो बहुत कम है। सॉलिड में क्या होता है कि जो अणुओं के बीच में जो जगह होती है ये बहुत कम होती है। तो जैसे यहाँ से हीट दी जा रही है थोड़ी थोड़ी, तो क्या होगा कि जो हीट है वो डायरेक्ट यहाँ पर पूरे में नहीं होगी, वो धीरे धीरे करके यहाँ पर जाते जाते पूरा, जैसे कि चम्मच को एक तरफ से छोटा सा गर्म करो तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे गर्म होता है, पूरा एकदम से नहीं गर्म होता है। फिर यहाँ से गर्म होते होते ये पूरा फिर धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर इसके जो अणु हैं वो यहाँ पर बिल्कुल पास पास में है, तो ये ऊर्जा का जो संचारण है वो सीधे यहाँ पर डायरेक्टली नहीं हो पाता है, ये धीरे धीरे साइड से होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। कणों का स्थानांतरण जो है यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि जो कण है यहाँ पर जो वो एक से दूसरे के स्थान पर नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो हीट जो है ट्रांसफर होती है। इसमें जो है माध्यम की जरूरत होती है। कणों का स्पर्श यहाँ पर जरूरी होता है, क्योंकि कण जो है यहाँ पर एक में चिपके हुए हैं, तो स्पर्श जो यहाँ पर है वो जरूरी होगा यहाँ पर कंडक्शन कराने के लिए। संवहन में क्या होता है, यानी कि कन्वेक्शन, इसमें क्या होगा, ये होता है हमारा द्रव और गैस में जो है ये कन्वेक्शन होता है, और कंडक्शन होता है हमारा ठोस सॉलिड वस्तुओं में। तो यहाँ पर जैसे कि ये दिया हुआ है बॉक्स, इसमें जो अणु हैं वो दूर दूर थोड़ा हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि द्रव और गैसों में जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं। जैसे कि वायुमंडल और फ्रिज में भी आप लोग देखते होंगे कि जो अणु होते हैं ये दूर दूर होते हैं, तो इससे क्या होता है, कण यहाँ पर गतिशील होंगे। जो कण दूर दूर हैं तो क्या है, ये गति करेंगे, और फिर अंदर ही अंदर जो है हीट का ये ट्रांसफ़र करने वाले हैं। जैसे कि फ्रिज में आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि फ्रिज जो है आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर जो है कूलिंग बर्फ़ जमाने वाला यहाँ पर ऊपर होता है, और नीचे यहाँ पर ऐसे खुला होता है सब, और नीचे सब साग सब्जी रखी जाती है। तो क्योंकि ऊपर क्यों रखा जाता है, हमेशा जो ठंडी हवा होती है वो यहाँ पर बनती है ज़्यादा, और ये फिर क्या होता है नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होती है। ऐसे यहाँ पर क्या होता है, कन्वेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर लागू होता है, और ये ठंडी हवा जो है भारी होती है, और भारी जो हवा होती है वो नीचे की तरफ जाती है, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर भारी हवा नीचे कर देंगे, अगर ठंडा बर्फ़ जमाने वाला अगर नीचे कर देंगे तो ऊपर तो हवा जा ही नहीं पाएगी, तो ऊपर का जो है वो कूल नहीं होने वाला है फ्रिज में। यहाँ पर जो है कन्वेक्शन में क्या होगा कि कण जो हैं गतिशील होंगे, क्योंकि दूर दूर हैं यहाँ पर कण, और इसमें जो कण हैं इनका स्पर्श नहीं होने वाला है, इसमें भी माध्यम की ज़रूरत होगी। यहाँ पर एक कण जैसे ये वाला गर्म हो गया तो फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से यहाँ धीरे धीरे करके एक एक कण एक में मिलते हुए जो है वो गर्म होने लगेंगे, और जो है ऊर्जा का जो है संचारण होगा यहाँ पर। विकिरण क्या है, यानी कि रेडिएशन, इसमें क्या है, माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये निर्वात में होने वाला है। जैसे कि पृथ्वी का गर्म होना सूर्य ताप के कारण, पृथ्वी क्या है हमारी सूर्य से बहुत दूर है, बीच में क्या है निर्वात है, थोड़ी दूर तक तो यहाँ पर वायुमंडल है, उसके बाद तो सिर्फ निर्वात है, हवा तो थोड़ी दूर तक है पृथ्वी के ऊपर तक, और उसके ऊपर तो सिर्फ निर्वात है। तो यहाँ पर जो रेडिएशन है उसके लिए यहाँ पर माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो है निर्वात में ही कार्य करता है। और यहाँ पर जो है एग्जाम्पल इसका हो जाएगा पृथ्वी का गर्म होना सूर्य ताप के कारण, तो ये रेडिएशन का उदाहरण है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रात्रि में यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर तापमान वायुमंडल की तुलना में अधिक होता है। रात्रि में क्या होता है कि तापमान जो होता है यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल की तुलना में अधिक होता है, जिस कारण पृथ्वी में पार्थिव विकिरण निकलती हैं। पृथ्वी में क्या है, पार्थिव विकिरण निकलती हैं, और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, बादलों वाली रात जो होती है साफ आसमान की तुलना में गर्म होती है। जो बादलों की रात है वो साफ आसमान की तुलना में गर्म होने वाली है। अब ऐसा कैसे हो रहा है, जैसे कि मान लो साफ आसमान है रात में, और पृथ्वी क्या है पहले से गर्म थी, तो जो यहाँ पर पार्थिव विकिरण होगा ये ऊपर जाएगा और फिर आसमान में चला जाएगा। लेकिन अगर बादल हैं तो पार्थिव विकिरण तो यहाँ पर पृथ्वी से छूटेगा, लेकिन क्या होगा, बादल मिल गए बीच में, तो फिर जो पार्थिव विकिरण होगा वो फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर जो है जो बादलों वाली रात होती है वो थोड़ा सा गर्म होने वाली है और साफ आसमान की तुलना में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
अगली क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी फिजिक्स की 5 क्लासेस बची हुई हैं, उसके बाद हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री यहाँ पर करने वाले हैं और उसके बाद हम जो भारत का भूगोल है उसको भी यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें इसको, और टेलीग्राम में आपको इसका जो है PDF मिल जाएगा, आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।